आप सभी का वीरे टीवी भारत के खास प्रोग्राम में स्वागत है। आज 26 मार्च को हर साल वर्ल्ड एपिलेप्सी अवेयरनेस डे मनाया जाता है। ये डे बनाने का मुख्य कारण है मिर्गी के रोगियों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाना। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर नीरज भूटानी, जो कि संतोखबा दुर्लभ जी मेमोरियल हॉस्पिटल में न्यूरो के सीनियर कंसल्टेंट हैं। आइए जानते हैं उनसे इस बीमारी के बारे में और कैसे इसको दूर कर सकते हैं उसके बारे में। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। डॉक्टर नीरज, आप सबसे पहले जानते हैं कि ये फैलता क्यों है, किस तरह से लोगों को होता है, इसका कारण क्या है? देखिए, जो एपिलेप्सी है इसके कारण को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कुछ कारण होते हैं जो जेनेटिक संरचना जो होती है वो ऐसी होती है कि जिसके कारण से पेशेंट प्रोन हो जाता है एपिलेप्सी के लिए, और दूसरा कारण होता है एक्वायर्ड कारण, जिसमें ब्रेन में कोई भी स्कार बन जाता है, जैसे आपकी हेड इंजरी हुई, स्ट्रोक हुआ, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हुआ या अन्य कारण हुए। तो मेन जो मैकेनिज़्म है एपिलेप्सी की, वो मैकेनिज़्म ये है कि जो हमारा ब्रेन है उसमें बहुत सारी नर्व्स होती है, न्यूरल नेटवर्क होता है। इस न्यूरल नेटवर्क को आप ये माने कि ये एक तरीके से जैसे एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की तरह होता है, और इसमें बड़े तारतम्य से इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रवाहित होती है। पर अगर इस इलेक्ट्रिसिटी में कोई शॉर्ट सर्किट जैसा हो जाए, ऐसे ही ब्रेन के न्यूरल सर्किट में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाए, तो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अनियंत्रित तरीके से फायर करने लगते हैं, उससे एपिलेप्सी हो जाती है। तो ये अनियंत्रित तरीके से फायर करना तब भी हो सकता है जब ब्रेन की बनावट में कोई जेनेटिक कारण से नुक्स आ जाए, या उसके चैनल्स सही तरीके से जुड़े हुए नहीं हो, या ऊपर से कोई ऐसी बीमारी आ जाए जो ब्रेन में एक स्कार उत्पन्न कर दे, जिससे वो जो वायर्स हैं वो आपस में जो उनका कनेक्शन हो वो इतना अच्छे तरीके से ना हो, और वहाँ एक एपिलेप्सी का फोकस बन जाए, और वो फोकस कभी भी डिस्चार्ज करे और पेशेंट को एपिलेप्टिक फिट आ सकता है। और ये क्या ज़रूरी है कि ये किसी भी उम्र में पर्टिकुलर कि छोटे बच्चों में नहीं हो सकता या बड़ों में नहीं हो सकता? क्योंकि एक एक्सीडेंट के थ्रू होना तो एक दूसरी चीज़ है, लेकिन कोई ये एक तो जेनेटिक हो सकता है, इस बारे में बताएं। नहीं, एपिलेप्सी किसी भी उम्र में हो सकती है, छोटे बच्चों में, एडल्ट में और बुजुर्गों में किसी में भी हो सकती है। इसका बाई मॉडल ग्राफ होता है, यानी सबसे अधिक जो देखी जाएगी वो या तो छोटे बच्चों में देखी जाएगी या बुजुर्गों में देखी जाएगी। बीच के आयु ग्रुप में थोड़ी सी कम देखी जाएगी, पर होती सभी आयु ग्रुप में है। नेचुरली जो बच्चों में जो एपिलेप्सी के कारण होते हैं उसमें थोड़े से जेनेटिक कारण ज़्यादा होते हैं, या दूसरा उसमें एक प्रमुख कारण होता है कि जो जन्म के समय पेरीनेटल इंसल्ट कहते हैं, यानी जन्म के समय बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुँचे किसी वजह से, और उसकी वजह से दौरे आ जाएं। तीसरा, बच्चों में कॉमन कारण इन्फेक्शंस भी होते हैं, मेनिंजाइटिस या वायरल एंसेफेलाइटिस। जबकि एडल्ट्स में जो ज़्यादा कारण होते हैं वो एक्वायर्ड कारण होते हैं, जैसे ब्रेन का इन्फेक्शन, न्यूरोसिस्टिस सर्कोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, हेड इंजरी। और एल्डरली में जो कारण होते हैं उसमें स्ट्रोक या ब्रेन अटैक जैसे कारण वो ज़्यादा प्रमुख होते हैं। और इसका इलाज दवाइयों से संभव है? किसी तरह की कोई अपन को फिजियोथेरेपी लेनी होती है? क्या रहता है प्रोसेस? नहीं, इसका इलाज तो दवाइयों से ही होता है। इसमें जो हम दवाइयाँ देते हैं उनको हम चैनल स्टेबलाइजर्स या मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स कहते हैं। तो जो एबनॉर्मल सर्किट्स ब्रेन में बने होते हैं, ये दवाइयों से वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। और ये दवाइयाँ अगर हम 3 से 5 साल तक लें और बहुत ज़्यादा अगर एबनॉर्मल सर्किट्स नहीं बने हों, तो हम ये दवाइयाँ कम करके या बंद करके भी देख सकते हैं, क्योंकि एक बार वो सर्किट स्टेबलाइज हो जाएँ तो वापस ज़रूरी नहीं है वो एक्टिव हो। तो कई बार दवाइयाँ बंद हो जाती, पर कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें दवाई बंद करें तो दोबारा दौरा आने का अंदेशा रहता है। ऐसे में लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ चलती। कुछ मरीजों में ऐसे परमानेंट स्कार्स होते हैं जो दवाइयों से स्टेबलाइज नहीं हो पाते, तो ऐसे मरीज 20 से 30% होते हैं जिसमें एक एपिलेप्सी सर्जरी का ऑप्शन है। तो हम ऑपरेशन करके उस स्कार वाले टिश्यू को या एपिलेप्सी के फोकस को बाकी ब्रेन से सेपरेट कर देते हैं, ताकि या तो एपिलेप्सी उसको हो नहीं, या हो तो वो बहुत माइनर तरह की होकर रह जाए। और अगर जैसे देखा जाता है कि शादी हो जाती है किसी महिला की, तो क्या वो प्रेगनेंसी ले सकती है अगर उसको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है तो? जी हाँ, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। एपिलेप्सी से मैरिड लाइफ में कोई अंतर नहीं पड़ता है, और आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। बहुत सारी एंटी एपिलेप्टिक दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके प्रेगनेंसी में होने वाले साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है। देखिए, जीरो साइड इफ़ेक्ट वाली तो प्रेगनेंसी में दुनिया में कोई दवाई नहीं है।
आप नॉर्मली भी अगर हम देखते हैं कि 100 प्रेगनेंसीज होती हैं तो 100 की 100 प्रेगनेंसीज नॉर्मल चाइल्ड बर्थ में कन्वर्ट नहीं हो सकती। 3%, 2%, 4% प्रेगनेंसीज में तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप एपिलेप्सी की दवाई ले रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आने का अंदेशा थोड़ा बढ़ जाता है। फिर भी 90% या उससे अधिक केसेस में अगर आप एपिलेप्सी की दवाइयाँ ले रहे हैं और आपको एपिलेप्सी है तो भी आप नॉर्मल प्रेगनेंसी, डिलीवरी, ये सब चीज़ें अटेंड कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग भी पहले ना पूरा स्टडी करके आए थे चैनल के लिए, हमारे कुछ लोग जानकार हैं उनसे पूछ करके, तो वो ही जानना चाहते हैं कि बच्चों में पर्टिकुलरली हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि उनमें मिर्गी आ रही है, इनको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। देखिए, जनरली जो मिर्गी का दौरा होता है वो तो आइडेंटिफाई हो जाता है, क्योंकि लोग जानते हैं उसके बारे में कि ये अचानक हाथ पांव अकड़ते हैं, टाइट होते हैं, झटका आता है और अनकॉन्शियसनेस होती है। तो ये नॉर्मल दौरे तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। पर बच्चों में कुछ अलग किस्म के दौरे होते हैं जिनको पहचानना मुश्किल होता है। जैसे इसमें हम एक मानते हैं एब्सेंस सीजर, जिसमें जो बच्चा है वो उसको किसी प्रकार का दौरे जैसा नहीं पड़ता, वो कुछ सेकंड के लिए एकदम एब्सेंट हो जाता है, उसकी आंखें ठहर जाती और जैसे वातावरण से उसका संपर्क कट जाता है। तो इस तरह के दौरे कई बार पहचानने में मुश्किल आ सकती। तो अगर ऐसा हो रहा हो कि स्कूल में टीचर को लग रहा हो कि बच्चा अचानक कुछ सेकंड के लिए एब्सेंट हो जाता है या उसकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ रहा हो, तो डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा, कुछ कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर हो सकते हैं बच्चों में, जिसमें पूरा दौरा ना आके सिर्फ होंठ चलाना, लिप्स मैकिंग करना या इस तरह की चीज़ें होकर रह जाएं। तीसरा, अगर बहुत ही छोटा बच्चा है जिसको हम नियोनेट कहते हैं, कि जिसका जन्म अभी हुआ ही हुआ है, तो नेचुरली वो इतना छोटा होता है कि उसमें इस तरह का पूरा दौरा आपको नहीं दिख से, हो सकता है सिर्फ आंखों की फ्लिकरिंग या कोई ऐसी चीज़ ही नज़र आए। और जैसे एपिलेप्सी किसी हो गया तो हम उसको दवाई दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, उसके बाद में कैसे पता करें कि अब इनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की स्टेज है? आमतौर पे एपिलेप्सी के मरीज को अस्पताल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एडमिट होने की ज़रूरत 2-3 कंडीशंस में पड़ती है। एक तो जब पहला दौरा पड़ता है मान लो, और 2-3 दौरे एक साथ पड़ जाएं, तो उसमें क्या होता है कि आपको ये मालूम करना है कि ये एपिलेप्सी का दौरा पड़ा क्यों है। और चूंकि बहुत सारे दौरे एक साथ आ रहे हैं तो पेशेंट का कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम और सिस्टम अफेक्ट हो सकते हैं, तो हम उनको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। तो इस केस में एडमिट होना पड़ता है। या फिर कई बार लगातार इतने सारे दौरे आ जाएं कि रुके ही नहीं, पेशेंट होश में ही ना आ रहा हो और दौरे पे दौरे आ जाएं, तो नेचुरली उसको एडमिट करना पड़ता है। पर अगर कोई एक आध दौरा ही आया है तो उसके लिए भर्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके इन्वेस्टिगेशन हम ओपीडी बेसिस पे भी करा सकते हैं और उस हिसाब से भी इलाज कर सकते हैं। और जिनके एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, लगातार हो रही है, दवाइयों पे भी चल रहे हैं, क्या वो ट्रैवल कर सकते हैं? हाँ, ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बस उनको खुद नहीं ड्राइव करना है, क्योंकि खुद ड्राइव के लिए अगर आपको ड्राइविंग के दौरान एपिलेप्सी आती है तो आपका भी नुकसान हो सकता है और जो और लोग सड़क पे हैं उनका भी नुकसान हो सकता है। अदरवाइज ट्रैवल, अगर वो दवाइयाँ रेगुलरली ले रहे हैं और अपनी नींद पूरी कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग में इतनी कोई उनको समस्या नहीं है। और एपिलेप्सी कितने स्टेजेस की होती है, कितने प्रकार की होती है? क्योंकि होता है ना, जैसे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और कुछ टाइप्स हो जाते हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए, एपिलेप्सी को वर्गीकृत करने के या क्लासिफाई करने के कई तरीके हैं। जैसे एक तरीका तो हमने कहा कि एक जेनेटिक है या एक्वायर्ड है। दूसरा तरीका ये होता है कि शरीर के एक अंग में दौरा आ रहा है या पूरे अंगों में दौरा आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि एपिलेप्सी पार्शियल है या जनरल है। तीसरा तरीका होता है कि अगर एपिलेप्सी के साथ मेंटल एबिलिटीज़ भी अफेक्ट हो रही हैं तो उसको हम कहते हैं कि एपिलेप्सी सिंड्रोम है। तो इस तरह से एपिलेप्सी को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो कुछ एपिलेप्सीज ऐसी होती हैं जिनके साथ साथ अगर मेंटल एबिलिटी भी अफेक्ट हो रही है तो उनको हम थोड़ा सीवियर तरह की एपिलेप्सी मानते हैं। अब कुछ एपिलेप्सी होती है जिनको हम इतना सीवियर नहीं मानते हैं कि एक छोटा सा इन्फेक्शन हुआ, एक सिस्ट बना, उससे सीजर आ गया, तो अगर हम उसकी दवाई देंगे तो उम्मीद है कि साल भर के अंदर ही एपिलेप्सी ठीक हो जाए और दवाई बंद हो जाए। और स्ट्रेसफुल लाइफ है आजकल सबकी, तो क्या स्ट्रेस की वजह से भी लोगों को मिर्गी का दौरा पड़ सकता है या वो कुछ और तरह की बीमारी होती है? हाँ, स्ट्रेस इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकता है मिर्गी के दौरे में, डायरेक्टली तो नहीं कंट्रीब्यूट करता, पर इनडायरेक्टली स्ट्रेस की वजह से अगर आपका स्लीप डिप्रिवेशन है, नींद पूरी नहीं हो रही, तो एक एपिलेप्सी का दौरा बनने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, स्ट्रेस की वजह से अगर आप अल्कोहल या किसी तरह की ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं तो आपको एपिलेप्सी का दौरा बनने की संभावना बढ़ सकती है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि टाइम पे खाएं, टाइम पे सोएं, तो आपको दौरा आने की संभावना कम रहेगी। और हमारे यूजर्स को बताइए आप एक बार, क्योंकि बहुत बड़ा मिथ मानते हैं मिर्गी को, लोग अंधविश्वास में ले जाते हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, एपिलेप्सी एक ऐसी चीज़ है, इसके साथ अंधविश्वास जुड़ने का मुख्य कारण है कि इसके मैनिफेस्टेशंस। वैसे तो हम हजारों सालों से जानते हैं, इंडियन लिटरेचर में भी एपिलेप्सी को अपस्मारा नाम से डिस्क्राइब किया है, वेस्टर्न लिटरेचर में भी हिप्पोक्रेटस ने इसको कब से डिस्क्राइब किया हुआ है, और ये लोग मानते हैं कि भाई ये इस बीमारी है और इसका कारण होता है। पर जैसे कोई एक शुगर की बीमारी होती है, उसके बड़े सामान्य लक्षण हैं, थकान हो रही है, कमजोरी आ रही है। पर एपिलेप्सी का लक्षण है थोड़ा ड्रामेटिक है, क्योंकि जो है मरीज अचानक अनकॉन्शियस हो गया, या उसके हाथ पांव हिले, या चेहरा तिरछा हो गया, तो कोई विकृति सी उनको लोगों को ये बड़ा जल्दी से अंधविश्वास हो जाता है कि कोई ऊपर का देवता आ गया या आत्मा आ गई। तो ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है एपिलेप्सी के बारे में कि इतनी जानकारी इतने हजारों वर्षों से होने के बाद भी लोग अंधविश्वास का पालन कर रहे हैं इसमें। पर यही इसका मुझे कारण लगता है कि इसके लक्षण जो ऐसे हैं वो लोगों को डरा देते हैं, क्योंकि थोड़े नाटकीय लक्षण होते हैं, तो इस वजह से वो तुरंत सोचते हैं कि ये कोई और बात होगी, जबकि ये है एक सामान्य और रोगों जैसा ही रोग, और उसमें भी वैसे ही ट्रीटमेंट चलता है। आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे इसके लिए, अगर अलग से कुछ मैसेज देना चाहें तो एपिलेप्सी के लिए? नहीं, एपिलेप्सी के बारे में हमेशा अवेयर रहें, और जो एपिलेप्सी के रोगी हैं उनको आप एनकरेज करें, उनको आइसोलेट मत करें, उन पे कोई स्टिग्मा ना लगे, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा एक चीज़ ये भी महत्वपूर्ण है कि हर बेहोशी या हर दौरा ज़रूरी नहीं है एपिलेप्सी हो, तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। कई ऐसी भी बीमारियां होती हैं जो लगती है एपिलेप्सी जैसी हैं, उनमें एपिलेप्सी की दवाई शुरू हो जाती है, पर वो एपिलेप्सी होती नहीं है, सामान्य लो बीपी का होना जैसा हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जब रात को अचानक कई बार यूरिन करने के लिए कोई उठता है, और अगर उसकी यूरिन बहुत तेज़ लग रहा है, और जैसे ही वो यूरिन पास करता है, ब्लैडर खाली होता है, तो बीपी अचानक लो हो जाता है। इसको मिक्चुरेशन सिनकोप कहते हैं। तो लोग इसको भी कई बार एपिलेप्सी मान के इलाज शुरू कर देते हैं, जबकि एक ये सामान्य बीमारी है जिसमें अगर आप बैठ के यूरिन पास करें या यूरिन पास करने से पहले पाँव हिला लें तो आपको ये दौरा नहीं होगा। ऐसे ही ओल्ड एज में कई बार हार्ट के कंडक्शन डिफेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, तो लोग उसको भी एपिलेप्सी मान लेते हैं। तो इन चीज़ों में भी सावधानी रखें, और एपिलेप्सी एक बार डायग्नोस हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट कराएं, और बस एपिलेप्सी के रोगी को प्रोत्साहित करें, क्योंकि एपिलेप्सी के रोगियों ने पूरे विश्व में काफ़ी कुछ अचीव किया हुआ है, और बहुत सारे अचीवर्स हैं जो एपिलेप्सी के रोगी रहे हैं। डॉक्टर नीरज भूटानी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे व्यूवर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सर। अगली बार फिर मिलते हैं, अभी के लिए धन्यवाद।